आप भी एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी एक क्लाउड किचन रन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो आपके क्लाउड किचन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बड़ा मेन्यू, बड़ी टीम, बड़ा सेटअप रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। छोटा सा किचन, एक फोकस्ड मेन्यू, बेसिक सेटअप से शुरू करो। जैसे जैसे आपके क्लाउड किचन की वॉल्यूम बढ़ते जाए वैसे वैसे अपने मेन्यू को इंक्रीज करते रहो। क्लाउड किचन का मतलब ये होता है कि कम स्पेस में कम इन्वेस्टमेंट लगा के ज्यादा प्रॉफिट किस तरीके से बनाया जाए। कभी भी ये गलतियां मत करना। हमेशा अपना मेन्यू छोटा रखो, 10 से 15 आइटम से स्टार्ट करो ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो आपके मेन्यू को चूज करने में। यानी कि अगर वो कुछ ऑर्डर करने आया है आपके पास तो उसको भाई कंफ्यूजन ना हो, फट से चूज कर ले कि मुझे ये चीज खानी है। वहीं अगर ज्यादा बड़ा मेन्यू होता है तो लोग के अंदर कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि ये खाऊं या वो खाऊं। वो इन्वेस्टमेंट लगाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े इक्विपमेंट लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही कम से कम जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करो। काफी लोगों को ये देखा है कि भाई विदाउट फसाई का लाइसेंस ही अपना क्लाउड किचन उन्होंने शुरू कर दिया है, बट ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा। जोमेटो एंड स्विगी पे आपको फसाई लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप अपने क्लाउड किचन को वहां पे रन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को एक डाउट भी होता है कि क्या जीएसटी भी हमें चाहिए। तो जीएसटी अगर आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो ही चाहिए, अदरवाइज वो मैंडेट नहीं है। बात करते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की। जो सबसे पहला आता है वो आता है कि आपकी हर एक रेसिपी की एक एसओपी होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा बनाते हैं तो पिज्जा में कितनी ग्राम आपने चीज डाली है, कितनी ग्राम आपने पिज्जा सॉस डाली है, ये सारा आपको कैलकुलेट करना है और देखना है कि भाई अगर मैं ये वाले पिज्जा में इतना डाल रहा हूं तो दूसरे कस्टमर का ऑर्डर आया तो उसके पिज्जा में भी ये सेम चीज जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने ज्यादा डाल दिया, इसमें आपने कम डाल दिया है। इससे क्या होता है कि जो आपका टेस्ट होता है वो कंसिस्टेंट होता है और आपको इसमें फिर अच्छी रेटिंग्स मिलती है। कभी कभी कस्टमर से मैंने ये भी सुना है बोलते हुए, काफी लोग बोलते हैं मुझे कि हमें पिछली बार तो अच्छी रेटिंग आई थी बट इस बार मेरा पिज्जा नीचे से हार्ड हो गया था या ऊपर से जल गया था जिसकी वजह से कस्टमर ने मुझे बेकार रेटिंग की। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी एक एसओपी बना के चलनी है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं आपने खूब ज्यादा डाल दिया है उसमें और आपकी जो क्या बोलते हैं मेकिंग कॉस्ट हो गया पिज्जा का वो उससे ऊपर पहुंच गया है। मेकिंग कॉस्ट होगी, उसी को देखते हुए आपको उतनी चीजें उसके अंदर डालनी है। यानी कि अगर आप पिज्जा के अंदर चीज डाल रहे हो तो वो भी कैलकुलेट करना है। सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के बाद ही डालनी है। ऐसे मत डालना कि मैं इतना डाल देता हूँ, उसमें कोई अंदाजा ही नहीं आपको, तो वो चीज थोड़ा सा उसमें लॉस हो सकता है। फिर हर मंथ में अपने मेन्यू में कोई नई नई डिश ऐड किया करो। यानी कि सबसे पहले देखो उसका एक ट्रायल लो कि भाई ये मैं बना रहा हूं तो ये कैसा लग रहा है, टेस्ट में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ऐड तभी करो जब आपको दिख रहा है कि मेरा ऑर्डर वॉल्यूम हाई है, मार्जिन वगैरह सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपका ये वाला आइटम नहीं चल रहा है बट आपने दूसरा आइटम ऐड कर दिया है। अगर वो नहीं चल रहा है तो पहले उसको हटा दो। अगर मैं आपको अपना मेन्यू दिखाऊंगा तो देखो ये वाला मेरा मेन्यू है और देखो कितना सिंपल है, साफ, मतलब कि मैंने सब कुछ है ना क्लियर मतलब बनाया है। इसमें ज्यादा मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं है, ज्यादा आइटम्स ऐसे मैंने उतने ही डाले हैं जितने मैं मैनेज कर पाऊं अपने किचन में। किचन के साइज के हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से सारी चीजें देखी जाती है कि भाई कितना स्टाफ है, आप अकेले हो या किसी के साथ काम कर रहे हो, आपका किचन का स्पेस कितना है। अगर मान लो आपके मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं अलग अलग, पिज्जा भी आ गया, बर्गर भी आ गया, मोमोज भी आ गया, तो किस तरीके से आप मैनेज करोगे। मेरा जो मेन्यू है बहुत ही सिंपल सा है अभी तो फिलहाल। तो मैं धीरे धीरे चीजें ऐड करता हूँ बट अगर मुझे लगता है कि चीज नहीं चल रही है तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो आपको इस मेन्यू में चीज बॉल नहीं दिख रही होगी जबकि मैंने चीज बॉल ऐड किया है, बट मैं फिलहाल देख रहा हूँ चीज बॉल की डिमांड कैसी है, डिमांड के हिसाब से मैं अपने मेन्यू में इसको ऐड करूंगा। फिर वो होगा परमानेंट ऐड। ये जो मेन्यू है ये एक परमानेंट मेन्यू है मेरा ऑफलाइन वाला, तो इसीलिए इसमें आपको प्राइस भी काफी कम मिलेंगे। और मैंने प्राइस भी भाई डिसाइड किया था देखने के बाद कि मेरे एरिया में क्या प्राइस है, उसके बाद ही मैंने अपने मेन्यू को लॉन्च किया था। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो लोगों की इमोशंस के साथ खेलती है। तो आपको ये किस तरीके से करना है, जब भी आप कभी अपना ऑर्डर देते हो तो उसके अंदर एक थैंक यू का नोट डाल दो, अपना लोगो बना लो। जब आप कोई पैकेजिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए स्टिकर बना दो अलग से जो आपके ब्रांडिंग को वहां पे शो करे कि भाई हाँ इस नाम की ये पैकेजिंग, मतलब देखते ही बंदा समझ जाए कि ये ऑर्डर कहाँ से आया है, होम रसोई से आया है, हाँ बढ़िया है। उसके ऊपर ना मेरा लोगो लगा हुआ है, उसके ऊपर मेरा डिजाइन है, तो इस तरीके से लोगों को एक दिमाग में एक इमेज बनती रहती है आपके ब्रांड की। अब देखो अभी कुछ दिन पहले ये वाला फीडबैक आया था मेरे पास, जो उन्होंने ये बोला कि मेरे मॉम ने पिज्जा भी नहीं खाते हैं बट जैसे ही होम रसोई का नाम आता है तो उन्होंने पिज्जा खाना स्टार्ट करा है, मतलब पिज्जा खाया है उन्होंने, उनको अच्छा लगता है।
कहाँ से आया पिज्जा? क्योंकि होम रसोई से आया, इसलिए उन्होंने पिज्जा को ट्राई किया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये देखो इमोशंस को जोड़ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको भी अपने कस्टमर के इमोशंस के साथ जुड़ना है। जिन कस्टमर से आपके ब्रांड की इमोशन जुड़ जाएगी, उस दिन देखना कि आपका क्लाउड किचन कहां से कहां पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग एक और गलती क्या करते हैं डिस्काउंट में, कि वो सीधा फ्लैट 100 रुपीज का डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब ये नहीं देखते कि मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मेकिंग चार्जेस, अपना मार्जिन वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करते, सीधा 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और बाद में बोलते हैं कि भाई हमारा पे आउट आया, हमें तो कुछ बच ही नहीं रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। क्लाउड किचन के बिजनेस में स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि आप किस स्पीड से भाई काम कर रहे हो उसके अंदर। कि आपको पता है देखो वहां पे लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही आपको काम करना होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि भाई हमारा टाइम हो जाता था, हमें 10 मिनट का टाइम मिलता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी किसी क्लाउड किचन यहां से नीचे क्यों गिरने लग जाते हैं और बाद में वो ये बोलते हैं कि पहले तो हमारे पास काफी अच्छे ऑर्डर्स आते बट अब नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या गलती की थी वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप वो गलती ना करो। वो क्या करते थे कि फॉर एग्जाम्पल उनको 10 मिनट का टाइम मिला, ठीक है, तो पहले तो वो टाइम तो इंक्रीज करते करते थे, इंक्रीज कर लिया, उनको टाइम मिल गया 15 मिनट का, बट 15 मिनट के अंदर भी उनको वो ऑर्डर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनको वहां पे डिले दिख रहा था। अब डिले हो जा रहा था वो ऑर्डर। अब क्या होता है, जब कस्टमर के पास वो ऑर्डर जा रहा था तो जिसकी वजह से कस्टमर उनको बेकार की रेटिंग कर रहा था, मतलब खराब रेटिंग करता, 3 आ रहा था, कभी 2 आ रहा था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका जो इंप्रेशन है वो डाउन होने लग गया और उसके बाद भाई उनका क्लाउड किचन जो है बहुत ज्यादा नीचे लिस्ट होता था जोमेटो एंड स्विगी पे। स्पीड के गेम को भी आपको समझना है, आपको देखना है कि 15 मिनट से पहले पहले, 15 मिनट है तो 15 मिनट नहीं लगाने आपको, उससे पहले पहले ट्राई किया रहो कि भाई इसके अंदर मैं अपने ऑर्डर को किस तरीके से बना पाऊं। जितना जल्दी आप ऑर्डर को बनाओगे उतनी अच्छी रेटिंग कस्टमर आपको देगा, क्योंकि गर्म खाना मिलेगा, ठीक है। देखो आप अपनी साइड से कर दो सारी चीजें, तो उससे क्या होता है कि इंप्रेशन जो होता है वो मेन होता है। आप जोमेटो के अल्गोरिथम में आ जाओगे फिर। अब आपको है ना धीरे धीरे जोमेटो ऊपर लेके आने लग जाएगा, क्योंकि ये आउटलेट अच्छा है, टाइम पे सब चीजें बनाता है, तो धीरे धीरे ये भी अल्गोरिथम है। उस चीज को आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से अल्गोरिथम जोमेटो का काम करता है, उसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हम ऑफलाइन डिलीवरी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना ऑफलाइन कस्टमर बना लेते हैं, और जो भी अच्छा भी है ऑफलाइन कस्टमर बेस होना चाहिए, कि अगर जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर ना आए तो आप ऑफलाइन तरीके से भी अपना अच्छे से क्लाउड किचन रन कर पाओ। इसके लिए देखो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि फॉर मैं अगर मैं यूज करता हूं तो मैं तो पोर्टर वगैरह कर देता हूं, तो बहुत कम कस्टमर वो यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं वैसे मंगाने के लिए, बट मोस्टली जो मेरे कस्टमर्स आते हैं वो मेरे घर पे ही आते हैं पिक करने के लिए, या तो आसपास के ही लोग होते हैं। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ऑफलाइन डिलीवरी करनी है तो कोई भी एक मतलब बंदा रख लो जिसके पास साइकिल वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई स्कूटी वगैरह हो, जिस तरीके से, क्योंकि साइकिल वाला अगर बंदा आप रखोगे तो उसको आपको कम पे करना पड़ेगा। वहीं अगर स्कूटी वगैरह में रखते हो तो पेट्रोल वगैरह का भी लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब कोई लड़का रख लो और एरिया डिसाइड कर लो कि भाई मैं कितने किलोमीटर एरिया के अंदर डिलीवरी कर सकता हूं। उसके बाद जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उसके अंदर एक नोट डाल के दो उस ऑर्डर के अंदर। आपको लगता है कि ये, क्योंकि देखो जोमेटो पे स्विगी पे सब में दिखता है कि ये कस्टमर का ऑर्डर कहां से आया है। अब उसमें क्या करना है आपको, उस वाले ऑर्डर के अंदर वो वाला नोट डाल दो कि भाई आप अगर इस एरिया में रहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस नंबर पे करके, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लो कि इस नंबर पे करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और ये ऑफलाइन डिलीवरी वाली चीज आपको स्टार्टिंग से ही करना है। जब भी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करो तो पूरी भाई कोशिश यही करना हमेशा से कि आप ऑफलाइन कस्टमर ज्यादा बना पाओ, क्योंकि ऑनलाइन में देखो क्या है कि वो डिलीवरी वगैरह के सबके चार्जेस आपसे लेते हैं, वो उसके अंदर ही होता है, कमीशन के अंदर होता है, बट देखो हाई कमीशन होता है उनका, 35 to 40% के बीच में होता है। ऊपर से फिर जीएसटी वगैरह 10 चीज लगाते हैं वो, उसके भी पैसे कट होते हैं, एड्स लगाओगे तो उसके भी कट होते हैं। तो देखो कंपनी यार कमाने के लिए आई है, हर कोई, हम भी आए हैं कमाने के लिए, कंपनी भी आई है। तो इसीलिए कोशिश यही करा करो कि स्टार्टिंग में मैं ऑफलाइन कस्टमर बनाऊं, जिसकी वजह से मेरा कस्टमर बेस अच्छा बने। अगर जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर नहीं भी आएंगे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मेरे पास ऑर्डर आ ही नहीं रहे हैं, लॉस नहीं होगा, कोई भी इन्वेंटरी आपका खराब नहीं होगा, तो सब कुछ अपना बढ़िया तरीके से स्मूथली चलेगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि जोमेटो के एल्गोरिथम में कैसे आना है। 95% का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि 95% आपके जो भी क्लाउड किचन है वहां से ऑर्डर होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। 95% का रेशियो होना चाहिए कि भाई 95% मतलब जो ऑर्डर्स आते हैं आपके पास वो डिलीवरी होते हैं, मतलब डिलीवर्ड होते हैं कस्टमर को, कैंसिल नहीं होते हैं। 95% से ऊपर रहना चाहिए। ऑन टाइम प्रिपरेशन, यानी कि हमेशा आपको टाइमली अपने खाने को बना के, अपने ऑर्डर को बना के कस्टमर को देना है।
ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोग सोचते हैं कि यार इससे क्या होगा, चल कोई कोई बात नहीं ना, हम ऐसे ही मतलब कर देते हैं, लेट हो गया तो क्या करें, अब हो रहा है लेट। तो ऐसे करते करते अगर ज्यादा ऑर्डर्स आप लेट बनाने लग जाओगे तो जोमेटो के एल्गोरिथम में आप शो ही नहीं करोगे फिर। नेक्स्ट आता है इसमें रेटिंग। अगर आपकी 4+ रेटिंग है तो वो बहुत बढ़िया है, आप जोमेटो के एल्गोरिथम में आओगे ही आओगे, जिससे आपकी विजिबिलिटी और आपके ऑर्डर्स दोनों इंक्रीज होंगे। तो ये 3 ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप जोमेटो के एल्गोरिथम में आ सकते हो। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम एक्सपेंड करते हैं अपने किचन को। तो देखो, जब आपको ये लगने लग जाए कि मेरा किचन प्रॉफिटेबल हो गया है तो धीरे धीरे अपने मेन्यू में आइटम ऐड करना स्टार्ट कर दो। और एक सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो उसके ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं उसे ऐसी। ऐसे मत करो, क्योंकि हर एक कस्टमर 5 कस्टमर्स को लेके आ सकता है। इसीलिए जब भी कोई कंप्लेन आती है तो फटाफट से यही कोशिश क्या करो, यही ट्राई क्या करो कि भाई मैं जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करूं। सो देखो, यही सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक पॉइंट है जिसके बारे में आपको पूरे डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो उस पॉइंट के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।